આજે અમદાવાદમાં કોંગ્રેસ ભવન ખાતે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા દિગ્વિજયસિંહની અધ્યક્ષતામાં એક પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ હતી, જેમાં ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતા પરેશ ધાનાણી, અર્જુન મોઢવાડિયા, અમિત ચાવડા અને પ્રવક્તા મનીષ દોશી પણ હાજર રહ્યા હતા. આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં દિગ્વિજયસિંહે બીજેપીને ઘેર્યા હતા, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે આજ બીજેપીના નેતાઓ જીએસટી, એફડીઆઈ અને આધાર કાર્ડનો વિરોધ કરતા હતા અને હવે તેમણે જ આ શરૂ કરી દીધું છે. તેમણે સાથે ઉમેર્યું હતું કે મોદીની નીતિ નાના વેપારીઓ અને લઘુ ઉદ્યોગોને ખતમ કરવાની છે અને મોટા ઉદ્યોગો અને એમએનસીને વધુ વેગ આપવાની છે, પરંતુ હવે એમએનસી પણ ભારતમાં આવીને કંટાળી ગઈ છે. તેમણે આ વાત કરતા ફોર્ડ કંપનીનું પણ ઉદાહરણ આપ્યું હતું. સાથે જ તેમણે આ પત્રકાર પરિષદમાં એમેઝોનની જે ડીલ ભારત સાથે થઈ છે અને એમેઝોનને જે તમામ હકો ભારતમાં મળ્યા છે વ્યાપારના, તેનો પણ અહીં ઉલ્લેખ કર્યો હતો. 17.8 लाख करोड़ की जो करेंसी मार्केट पे थी वो अब बढ़कर 27 लाख करोड़ हो गई है। आज तक ये साफ नहीं किया जा रहा है कि ये 9 लाख करोड़ करेंसी अवेलेबल हमारे मार्केट पे कैसे आ गई। आज जबकि लिक्विडिटी क्रंच है बैंक्स को, आखिर गया कहां? महंगाई बढ़ती जा रही है, छोटा मध्यम व्यापारी परेशान हो रहा है। उसके बाद जीएसटी आई, जीएसटी का उतना ही विरोध नरेंद्र मोदी जी करते थे जितना विरोध वो एफडीआई का करते थे। लेकिन उसी के बाद जीएसटी को उन्होंने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया और इसको दूसरी आजादी के रूप में उसी तरह से रात को 12 बजे उन्होंने सेंट्रल हॉल में जीएसटी की घोषणा की। जीएसटी के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रयास करती रही, लेकिन उसका जिस प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स सर्विस टैक्स सिंगल स्लैब या मैक्सिमम 2 स्लैब, लेकिन इनके जीएसटी में 5 से 6 स्लैब है, सेस अलग लगा हुआ है और साथ में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एल्कोहल को इससे अलग रखा गया और उसकी वजह से जीएसटी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन फाइलिंग में भी पूरे देश में छोटे कस्बों में, शहरों में जहां नेटवर्क अच्छा नहीं है, वहां कितनी कठिनाई छोटे मध्यम व्यापारियों हुई, आप सब उससे परिचित होंगे। उसी के बाद आज हम लोग कोविड से भुगत रहे हैं। उस कोविड के अंतर्गत भी हमारे व्यवसाय को लॉकडाउन में नुकसान हुआ। ये भी एक अजीब बात है कि 130 करोड़ जनता के देश में मोदी जी ने 4 घंटे दिए लॉकडाउन की वार्निंग के साथ, और आपने देखा किस तरह से लोग अपने अपने क्षेत्रों में फंस गए। माइग्रेंट लेबर का जो हालात हुए आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो अमेज़न 2016 में किया, उसके बाद अमेज़न उसमें आया और अमेज़न का समझौता फ्यूचर्स ग्रुप के साथ हुआ। अमेज़न आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है और जैक बेजोस वहाँ के उसके मालिक हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्तियों में उनका नाम आता है। उनका बयानी जी के फ्यूचर्स ग्रुप के साथ एग्रीमेंट हुआ। उसी के बाद कोविड आ गया, कोविड में और घाटा फ्यूचर्स ग्रुप को हुआ, तो उन्होंने
आउटराइट सेल रिलायंस ग्रुप को कर दिया। जैसा कि पेपर रिपोर्ट्स हैं कि 8,546 करोड़ रुपए अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने लीगल फीस दी है। अब लीगल फीस या तो कोर्ट फीस होती है या एडवोकेट्स की फीस हो सकती है। अब पूरे एनुअल बजट लॉ जस्टिस मिनिस्ट्री का केवल 1100 करोड़ है और एडवोकेट्स की फीस भी कोई इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। तो उसमें ये माना जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि इनके और फ्यूचर्स ग्रुप के मसले को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वत दी गई। एक तरफ रिटेल ट्रेड में छोटा मध्यम व्यापारी साफ हो गया, उसी तरह से फूड ग्रेन्स पल्सेस का जो व्यापारी एपीएमसी मंडियों में जो माल खरीदता था उसका भी अस्तित्व इन कानून को अगर लागू कर दिया गया तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बीजेपी के लीडर जो एफडीआई के खिलाफ थे, नितिन गडकरी जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, वेंकैया नायडू जी, राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, स्वयं शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, ये सब आपको सर्कुलेट कर देंगे कि कैसे यही लोग आधार कार्ड के खिलाफ भी थे, यही लोग जीएसटी के खिलाफ भी थे, यही लोग महात्मा गांधी नरेगा के खिलाफ भी थे और यही लोग एफडीआई रिटेल के खिलाफ भी थे। लेकिन कुर्सी पाकर ही इन्होंने अपनी सारी नीतियों को बदलकर और लोगों को गुमराह किया और पूरे तरीके से आज एंटी फार्मर, एंटी कंज्यूमर, एंटी स्मॉल एंड मीडियम ट्रेडर एंड इंडस्ट्री के खिलाफ आज ये पूरी सरकार चली गई है। ये हम आपके सामने बताना चाहते हैं। धन्यवाद।